बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स जो है ना वो किस तरीके से सारी की सारी मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखना है, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ना वो आज की क्लास में हमने सीखने हैं। तो आपको डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग सिखाना स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 8 है आज हमारी। फर्स्ट जो है ना वो हमारा टॉपिक है व्हाट इज शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स किस चीज़ का नाम है। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स दो जो है ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। शिपिंग का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुंचाने के प्रोसेस को शिपिंग कहते हैं। और लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब है कि वो बंदा जो कि ये सारे का सारा प्रोसेस मैनेज करवाता है, उसके थ्रू ये सारा प्रोसेस करवाएंगे तो और पेमेंट वाला भी सारा मेथड उसके थ्रू होगा, तो उसको जो है ना वो हम लॉजिस्टिक्स कहेंगे। तो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का जो है ना आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि शिपिंग और लॉजिस्टिक्स किस चीज़ का नाम है। और डेफिनेटली एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए हमने शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स जो है ना कंपनीज के थ्रू करवानी होती हैं। बाय एयर करवाएंगे तो कोरियर कंपनी होगी, बाय सी करवाएंगे तो कार्गो कंपनी होगी। लॉजिस्टिक्स जो है ना उसके अंदर मजीद चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। उसमें प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, ये सारा प्रोसेस भी उसमें शामिल होता है। प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज का मतलब है कि उसको बना के स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, डिलीवरी का मतलब है कि उसको क्लाइंट के घर तक पहुंचाना। इसके बाद आ जाता है कि फ्रेट फॉरवर्डर्स का रोल और शिपिंग एजेंट्स का रोल। देखें, फ्रेट फॉरवर्डर या शिपिंग एजेंट कौन होता है। वो बंदा जिसने हमारी प्रोडक्ट जो है ना दूसरी कंट्री में पहुंचानी है और सारा प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उस बंदे को या उस कंपनी को हम बोलेंगे फ्रेट फॉरवर्डर या शिपिंग एजेंट। यानी कि एक कंपनी है जिसने शिपिंग की सारी सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसको शिपिंग कंपनी कहेंगे। और उस बंदे को हम बोलेंगे फ्रेट फॉरवर्डर। तो उसमें डेफिनेटली दो कैटेगरीज हैं, बाय एयर बाय सी। और बाय एयर को हम कोरियर कहेंगे, बाय सी में हम कार्गो कहेंगे। तो शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का जो सारे का सारा मामला है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की फील्ड में बहुत ज़रूरी है। और सम टाइम हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उस पे क्लाइंट एग्री हो जाता है, लेकिन हमारी जो शिपिंग की प्राइस है सम टाइम वो हम सही वाला शिपिंग वाला बंदा नहीं फाइंड कर पाते और शिपिंग की प्राइस उसको ज़्यादा लगती है, तो उसकी बेस पे हमें वो ऑर्डर प्लेस नहीं करता। तो इतना इम्पोर्टेंट काम है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का। अगर आप सही तरीके से नहीं कर सकोगे तो मे बी आप प्रोडक्ट की प्राइस में विन कर लो, लेकिन आप शिपिंग वाले मामले में फेल हो सकते हो। शिपिंग की टाइप्स आ जाती हैं। शिपिंग की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सी फ्रेट, सी फ्रेट का मतलब है कि आपने समुंदर के जरिए माल जो है ना वो भेजना है किसी कंट्री में। उसमें एफ और एल आ जाता है। एफ फुल कंटेनर लोड, यानी कि पूरा कंटेनर आपने भेजना है, उसको एफ कहेंगे। एल लेस कंटेनर लोड, उसको जो है ना अगर आपने आधा या उससे कम कंटेनर भेजना है तो उसको जो है वो एल कहेंगे। और कंटेनर, कंटेनर का मतलब है कि वो जो एक कंटेनर होता है जो कि शिप में रख के भेजना होता है। तो ये सारे के सारे टर्म्स यूज होते हैं जब आप बाय सी शिपिंग करते हो। उसके बाद आ जाता है एयर फ्रेट। एयर फ्रेट का मतलब है कि बाय एयर जब आप माल भेजोगे तो उसको हम एयर फ्रेट कहेंगे। उसमें स्पीड वर्सेस कॉस्ट को देख लें। बाय एयर में माल जो है ना वो जल्दी अगले को मिल जाएगा लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे। मिसाल है कि 50 किलो का पार्सल है, बाय एयर भेजेंगे तो 7 डेज में मिसाल के तौर पे अगर जाएगा तो पर केजी एक प्राइस जो है ना वो बाय सी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा आएगी। लेकिन बाय सी में अगर वही पार्सल जाएगा तो उसमें जो है ना वो 1.5 से 2 माह लग सकते हैं, लेकिन पर केजी प्राइस बहुत ही जो है ना वो कम आ जाती है। अब आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है, उसको स्पीड चाहिए
या उसको जो है ना वो इकोनॉमिकल चाहिए। अगर उसको स्पीड चाहिए कि मुझे जल्दी जल्दी माल भिजवाओ तो बाय एयर भिजवाएंगे, बट एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस उसको पे करने पड़ेंगे क्योंकि बाय एयर पर केजी महंगा है। और अगर वो कहता है नहीं भाई मुझे प्राइस कम चाहिए, मैं 2 माह वेट कर लूँगा, तो उसको बाय सी भिजवाएंगे, उसमें पर केजी बहुत कम पैसे उसको पे करने पड़ेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट, एक जब 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो ट्रक के ज़रिए भी जो है ना वो क्रॉस बॉर्डर तजारत होती है, एक्सपोर्ट होती है। पाकिस्तान में तो मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन बाहर के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो लोग आपस में लैंड ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ट्रक के ज़रिए माल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है ना वो जाता है। उसके बाद कुरियर एक्सप्रेस सर्विस आ जाती है। अगर आपने जो है ना लेस देन 1 केजी या लेस देन 2 केजी के पार्सल भेजने हैं, उसको हम कुरियर कहेंगे। वो छोटे-छोटे से पैकेजेस होते हैं, सैंपल्स के तौर पे क्लाइंट को जो है ना वो फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की शिपिंग जो है ना मोड्स हैं, आपको बताना चाहिए कि आपने कब कौन-सा मोड जो है वो यूज़ करना है। उसके बाद इंकोटर्म्स आ जाती हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। EXW का मतलब होता है कि एक्स वर्क्स, क्लाइंट कह रहा है कि माल तैयार करके अपने वेयर हाउस में जो है ना वो रख देना, हमारा एजेंट आएगा वहाँ से माल उठा लेगा। इस केस में आपने कोई भी शिपिंग का जो है ना वो ना तो मैनेज करना है, ना उसे पेमेंट लेनी है। सेकंड आ जाता है FOB, फ्रेट ऑन बोर्ड। क्लाइंट कह रहा है कि भाई माल तैयार करके आप कराची सी पोर्ट तक पहुँचा देना, आगे से जो है ना मतलब कराची सी पोर्ट तक पहुँचाना है और उसको जो है ना वो जहाज़ को, कंटेनर को जहाज़ पे लोड करवाना है, बिल ऑफ लेडिंग मुझे प्रोवाइड करना है और उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म। तो उस और आपने जो शिपिंग चार्जेज़ है वो सियालकोट से हैं अगर आप, तो सियालकोट से कराची तक जाने का जो भी किराया है शिपिंग का, वो सारा आपने उससे लेना है। उसके बाद अगला काम उसका है। अगर वो CIF वाला मॉडल कहता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो इसमें जो है ना वो ये कह रहा है कि मेरी कंट्री तक माल आने की ज़िम्मेदारी भी जो है ना वो आपकी है और उसमें इंश्योरेंस भी माल की करवानी है कि रास्ते में जहाज़ डूब जाए तो मुझे पूरी पेमेंट मिले। तो कार्गो एजेंट जो है वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जो है ना वो इंश्योरेंस करवाएगा, उसका पे करेगा, आप कार्गो एजेंट को पे करोगे, क्लाइंट आपको पे करेगा। बट इस केस में क्या है कि इंश्योरेंस आपकी ज़िम्मेदारी होगी, प्रोसेस आपने करना है, पैसे क्लाइंट ने देने हैं। अगर वो कहता है मुझे DDP करो, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि भई मेरे घर तक माल जो है ना मुझे मिलना चाहिए, सारे के सारे कस्टम ड्यूटीज़, टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन सारा कुछ आपकी ज़िम्मेदारी है। तो उस केस में सारा प्रोसेस आपने करना है और पेमेंट आपने करनी है, लेकिन क्लाइंट आपको पे करेगा, लेकिन प्रोसेस आपने करना है, क्लाइंट के घर तक माल पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है और सारे के सारे रास्ते में इम्पोर्ट ड्यूटीज़, कस्टम चार्जेज़, टैक्सेस वगैरह सारा कुछ जो है ना वो आपने क्लाइंट के बिहाफ़ पे करना है। क्लाइंट को हेडेक नहीं चाहिए, उसे घर बैठे-बिठाए माल चाहिए। तो क्लाइंट जो भी आपको इनकोटर्म कहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने उसको जो है वो माल बाहर भिजवाना होता है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इनकोटर्म्स होती हैं, लेकिन मोस्टली यही यूज़ होती हैं। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्ट जो है ना वो डिवाइड हो जाती है बायर और सेलर के दरमियान। नेक्स्ट आ जाता है शिपिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपने कार्गो जो है ना बुक करवाना है, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स बुक करवाने हैं, उसके बाद पैकेजिंग करनी है, उसके बाद उसकी लेबलिंग करनी है, उसके बाद आपने उसका जो है ना वो कस्टम क्लियर करवाना है, फिर उसके बाद आपने कंटेनर में माल जो है ना स्टफिंग करनी है, लोडिंग करनी है, फिर बिल ऑफ लेडिंग आपको इशू होगा, फिर शिपमेंट की ट्रैकिंग मिलेगी, क्लाइंट को आपने ट्रैकिंग दे देनी है कि भाई माल मैंने लोड करवा दिया, आपको जल्दी मिल जाएगा और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप पे उसको डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद एक एग्जांपल से समझ लें कि मिसाल है सियालकोट से जर्मनी बाय सी माल जाएगा, कैसे जाएगा? स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल जो है ना वो मैं आपको रियल रूट का जो है ना वो सारा प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका कि कराची जो है वो सियालकोट की पोर्ट है, हैम्बर्ग जो है वो जर्मनी की पोर्ट है और इसमें ट्रांजिट टाइम 1 से 1.5 महीने का लगेगा, समटाइम 2 माह भी लग जाते हैं। कॉस्ट आपको बताएगा कार्गो एजेंट और डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका, क्लास नंबर 7 डॉक्यूमेंटेशन के लिए लाज़मी देख लेना। कॉमन मिस्टेक्स जो न्यू एक्सपोर्टर्स करते हैं, इनको टर्म रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम आती है, या फिर वो कोई डॉक्यूमेंट जो है ना उसको मिस कर देते हैं या इनकरेक्ट जो है ना वो बना लेते हैं, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। क्लास नंबर 7 देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट होगी एक्सपोर्ट बेसिक्स के नाम से, पॉप सीरीज़ के नाम से, वहाँ पर क्लास नंबर 7 में डॉक्यूमेंट्स की मैंने क्लास करवाई है बड़ी डिटेल में, वो वॉच कर लेना, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि वो शिपिंग की इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं और अगर जहाज़ रास्ते में डूब गया तो सारा का सारा नुकसान आपका हो जाएगा।
उसके बाद आ जाता है मिसकम्युनिकेशन विद फ्रेट फॉरवर्डर, कि आपका जो कार्गो एजेंट है, फ्रेट फॉरवर्डर है, अगर आप उसके साथ मिसकम्युनिकेशन करोगे, सही से गाइड नहीं करोगे, अपने माल के बारे में सारा कुछ सही नहीं बताओगे, तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आ जाता है शिपिंग कॉस्ट कंपोनेंट्स, कौन कौन से जो है ना वो कॉस्ट के कंपोनेंट्स आते हैं जब आप शिपिंग के प्रोसेस में जाते हो। फ्रेट चार्जेस आते हैं, लोकल हैंडलिंग चार्जेस आते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही सियालकोट से कराची सी पोर्ट तक माल पहुंचाना है, वो सारे के सारे लोकल हैंडलिंग चार्जेस आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस आएंगे, कस्टम की फ़ीस आएगी, पोर्ट की फ़ी आएगी, टर्मिनल के चार्जेस आएंगे, इंश्योरेंस की फ़ीस आएगी, और कुछ जो है ना वो हिडन कॉस्ट होती है, जो कि हम जो है ना वो कैलकुलेशन में समटाइम भूल जाते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा मिसलिनियस कॉस्टें भी जो है ना वो शामिल होती है। ये सारे के सारे फ्रेट के चार्जेस हैं, आपने ये कैलकुलेट करके क्लाइंट को शिपिंग के चार्ज बताने होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एयर फ्रेट, छोटा सा ओवरव्यू, कि आपने एयर फ्रेट को कब यूज़ करना है, जब क्लाइंट का माल जो है ना वो 100 केजी से कम है और उसको जो है ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर माल चाहिए, लेकिन वो शिपिंग का एक्स्ट्रा पे करने के लिए विलिंग है, तो आप एयर फ्रेट यूज़ करोगे। और इसमें वेट और वॉल्यूम का दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। शिपिंग में जो है ना, अगर आपका 10 केजी का माल है, तो सम टाइम वो 10 केजी वेट के हिसाब से जाएगा। अगर वो उसकी जो है ना वो कह लो कि वॉल्यूम ज़्यादा है, तो फिर वो जो है ना वॉल्यूम की बेस पे जाएगा। दिखने में वो 10 केजी होगा, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से जो है ना वो 15 केजी हो जाएगा। फिर आपको 15 केजी का पे करना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो लाइट वेट है, जगह ज़्यादा घेरती है, तो फिर वो वेट वाइज नहीं जाएगा, बल्कि वॉल्यूम वाइज जाएगा, और आपको जो है ना फिर पर केजी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे हमारी अपनी प्रोडक्ट है फुटबॉल, तो वो हमेशा वॉल्यूम वेट में जाती है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है, मिसाल है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो नॉर्मल वेट में जाती है। तो आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, वो वेट के हिसाब से जा रही है या वॉल्यूम के हिसाब से जा रही है। ये आपका कोरियर या कार्गो एजेंट आपको सारा गाइड कर देगा, इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, ये सारे का सारा मैं पिछली क्लास में बहुत डिटेल में बता चुका। डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करवाने हैं। फिर उसके बाद आपने कॉस्ट को कंपैरिजन करना है कि बाय एयर भेजेंगे तो क्या कॉस्ट है, बाय सी भेजेंगे तो क्या कॉस्ट है। दोनों कॉस्टें क्लाइंट को बतानी है, फिर उसको जो सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग उसकी बुकिंग करवा देनी है। तो कंक्लूजन में यही है कि शिपिंग और लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है ना वो कम पैसों में क्लाइंट तक माल अगर पहुंचा सकते हो, तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको क्लाइंट को विन करना ईजी हो जाएगा। मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसिंग के ऊपर जो है ना वो हम क्लाइंट को विन कर लेते हैं, हम अगले से कम प्राइस ऑफर कर देते हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा गुड शिपिंग वाला बंदा नहीं मिलता, वो हमें रेट ज़्यादा देता है, तो हम उसी हिसाब से क्लाइंट को रेट ज़्यादा बताते हैं, तो क्लाइंट को वो ज़्यादा लगता है, तो वो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर तो जो है ना कन्विंस हो गया था, लेकिन शिपिंग की प्राइस चूँकि ज़्यादा थी, तो उसके बाद उसने ऑर्डर फिर हमें नहीं दिया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो इस केस में आपने क्या करना है कि आइटम की प्राइस को अगर आप कम से कम जो है ना वो मैनेज करते हो, तो शिपिंग की प्राइस को भी कम से कम मैनेज करना है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आपको एक अच्छा शिपिंग वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कम पैसों में आपका माल जो है वो क्लाइंट तक पहुंचा दे। अगर आपकी आइटम की प्राइस भी कम है, शिपिंग की प्राइस भी कम है, तो क्लाइंट भागता हुआ आपके पास आएगा। आई होप कि आज की क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।